जैसा कि मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि एमीन्स में कैसे हम पहचानें कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी एमीन है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे हैं और एमीन्स को बनाने की क्या क्या मेथड्स होते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि एमीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना, और एमीन क्या क्या काम कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एमीन से जो क्वेश्चंस आएंगे वैसे आएंगे कि जो एमीन जो होंगे उनके गलनांक और क्वथनांक, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो एमीन्स है, मतलब जो RnH2 है, तो उस RnH2 में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है ना। आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वाटर के साथ ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि एमीन्स के गलनांक और क्वथनांक, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं या जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो भी अधिक होती है ना। लेकिन इनकी जो गलनांक और जो उसका सॉल्युबिलिटी होगी या इसकी जो क्वथनांक होगा, इसकी जो विलेयता होगी या इसका जो क्वथनांक होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो अल्कोहल से कम होगी, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एमीन्स के नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अल्कोहल से तो ये थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे, है ना, उनके गलना क्वथनांक के मामले में और सॉल्युबिलिटी के मामले में। अब एक चीज़ और ख़ास बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए सबके कोई एमीन्स हैं, बहुत सारे आपके पास एमीन्स हैं, और उन एमीन्स के लगभग जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, जो उसके आणविक द्रव्यमान अगर समान हैं, तो समान आणविक द्रव्यमान होने के बाद भी जो नॉर्मल सिंपल एमीन्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके शाखा वाले जो एमीन्स होते हैं, ब्रांचेड एमीन, उनके जो सॉल्युबिलिटी होगी, उनकी जो विलेयता होगी, उनका जो क्वथनांक होगा, वो सिंपल वाले जो एमीन्स होंगे उनकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। मतलब शाखित वाले का कम होता है, नॉर्मल वाले का क्वथनांक और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और एल्केन के मामले में देखा जाए, एल्केन के मामले में, आपके ईथर के मामले में, एल्डिहाइड के मामले में, ठीक है, इनकी कंपेयर में तो एमीन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें बात ये आता है कि मान लीजिए आपके पास एमीन्स हैं, उस एमीन्स में और हमारा क्या डिफरेंस रहेगा इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा बढ़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जो है ऐसा होता है। तो प्राइमरी एमीन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, सेकेंडरी कम होगी और टर्सरी की उससे भी कम होगी। ये तो हुआ एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट और उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि जो एमीन्स होते हैं, वो एमीन्स जितने भी होते हैं वो एक प्रकार की लुईस एसिड के भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। क्यों? अमोनिया हो गए, एमीन्स हो गए, आप देखेंगे अमोनिया, एमीन्स, ये सब एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्यों करेंगे आपको पता ही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये तो है लुईस बेस की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अब बेस का बात उठ गया है तो हम बात कर लेते हैं कि एमीन्स में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो एमीन्स में अगर हम बात करें तो एक तो बात तो कंफर्म आप रख लीजिए कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं उसकी बेसिसिटी, उसके जो क्षारकता होगी, एरोमेटिक एमीन की जो क्षारकता होगी वो एलिफैटिक से कम होगी। मतलब अगर मैं एनालिन की बात करूं, एनालिन क्या है, एनालिन एक एरोमेटिक एमीन है, एनालिन एक एरोमेटिक एमीन है। अगर इसकी कंपेयर मेथिल एमीन से कर दिया जाए तो मेथिल एमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा और एनालिन जो होगा वो कम बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि जो मेथिल एमीन है उसमें जो मेथाइल ग्रुप है उसमें +I प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, जिसके कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और नाइट्रोजन की तरफ धक्का दे करके उसकी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है। इसीलिए मेथिल एमीन जो है मेथिल ग्रुप के कारण +I प्रभाव के कारण जो है ज़्यादा क्षारीय होगा और बेंजीन रिंग जो है उसमें +I इफेक्ट जो है नहीं पाता है। उसी टाइप से प्राथमिक एमीन की तुलना में द्वितीयक एमीन ज़्यादा क्षारीय होंगे, द्वितीयक एमीन की तुलना में तृतीयक एमीन जो है ज़्यादा क्षारीय होंगे। और कहने का मतलब है कि अगर तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, अमोनिया और एनालिन का नाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा होगा जिसमें जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स जुड़े रहेंगे उसकी जो क्षारीय स्वभाव होगा वो उतने ही ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछता है कि कौन ज़्यादा क्षारीय होगा और कम जो है कौन क्षारीय होगा। दो प्रवस्थाएं पूछेंगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सामान्य अवस्था में तो हम देखेंगे कि
जो टर्सरी वाला होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा, है ना। लेकिन अगर हम गैस फेस की बात करें तो उस फेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है कि जो सेकेंडरी वाला होता है वो ज़्यादा क्षारीय होता है, किसकी तुलना में, सेकेंडरी वाले जो हैं वो ज़्यादा क्षारीय होते हैं टर्सरी और प्राथमिक की तुलना में, है ना। तो ये क्षारीय स्वभाव आपसे एग्जाम में अक्सर पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होगा, अगर मैं एथिल के ग्रुप की बात करूं तो एथिल ग्रुप हो चाहे मेथिल ग्रुप हो, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर एक्वस की बात करें, एक्वस सोल्यूशन की बात करें, तो एक्वस सोल्यूशन में जो कंडीशन होगा, अगर गैस फेस की बात करें, कौन सी फेस की बात करें, गैस फेस की बात करें क्षारीय स्वभाव में, और एक्वस फेस की बात क्षारीय स्वभाव में। क्षारीय स्वभाव में बेसिक कैरेक्टर में अगर गैस फेस की बात करें तो गैस फेस में टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी के बाद अमोनिया, और अमोनिया से भी कौन होते हैं, एरोमेटिक एमीन। अगर हम एक्वस फेस में बात करते हैं तो एक्वस या जलीय विलयन में बात करते हैं तो सेकेंडरी आ जाएगा। पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आ जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद आएगा टर्सरी, फिर आ जाएगा आपका अमोनिया, और सबसे कम किसका होगा, आपका एरोमेटिक एमीन का। ये सीक्वेंस को आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में सीक्वेंस को बनाने को देता है सामान्य अवस्था में, मतलब गैस फेस में ऊपर वाला और नीचे वाला एक्वस फेस में। इसके बाद हमारा आता है कि जो एनालीन है, एनालीन जो है वो क्षारीय स्वभाव का होता है। ठीक है, मानता हूं कि मेथिलेमीन की तुलना में ये कम क्षारीय है, लेकिन क्षारीय तो है। तो एनालीन का क्षारीय स्वभाव अगर आता है तो आपको बताना है, ठीक है, क्षारीय स्वभाव के बारे में। तो क्षारीय स्वभाव, तो क्षारीय स्वभाव में आप क्या करेंगे, ये करके pKb कर देंगे, उल्टा है, मतलब जितना ज़्यादा pKb की, मतलब क्षारीय स्वभाव जो है वो pKb वैल्यू के जस्ट जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको याद रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारीय स्वभाव किस आधार पर हम पता लगाते हैं। अब एनालीन का जो क्षारीय स्वभाव है, मैंने आपको बताया कि मेथिलेमीन की तुलना में तो कम होगा ही। तो अगर हम देखें एनालीन के क्षारीय स्वभाव को, तो आपको इसका जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताना है, और इसमें बताना है कि ये जो है क्षारीय स्वभाव इसलिए होता है क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है इसमें, ठीक है। ये आप ऐसे करके इसका बना सकते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, विस्थानीकृत करेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इस कोना, ये ऐसा होगा। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा तो इस कोने पे चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बनाना है। यही फंडा चलता है इससे, बाकी इसमें ऊपर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। फिर आप इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आप बनाते जाइए, है ना। इस कोने को ऐसे करते जाइए, यहाँ पर NH2 लिखते जाइए, यहाँ प्लस करते जाइए, लास्ट में ले देके वही पोजीशन आ जाएगी जो शुरू में थी। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ ऐसा, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जैसा सिचुएशन था शुरू में वैसा सिचुएशन बाद में आ जाएगा। तो इस डायग्राम को बना देना है और उसके क्षारीय स्वभाव को बता देना है, और लिख देना है कि क्षारीय स्वभाव जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है pKb के, है ना। मतलब ये है कि pKb की वैल्यू एनालीन की ज़्यादा है ना। एनालीन की क्या है, pKb जो है एनालीन का ज़्यादा है ना, और pKb जो है वो मेथिलेमीन का कम होगा। तो जिसका pKb कम होगा उसका क्षारीय स्वभाव ज़्यादा होगा, और जिसका pKb, है ना, ज़्यादा होगा उसका क्षारीय स्वभाव कम होगा। ये जरूर आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछेगा एनालीन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में। और एक चीज़ और पूछेगा कि जो नाइट्रो कम समूह जो होता है वो क्या होता है। तो नाइट्रो समूह आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्वेश्चन होता है। NCERT एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 13.4 में आप देख लीजिएगा, बेसिक स्वभाव को अरेंज करने का तरीका, है ना, बेसिक स्वभाव को अरेंज करने का तरीका दिया हुआ है। अब इसके बाद हमको देखना है कि एल्किलेशन क्या होता है, एसिलेशन क्या होता है ना, ये सब क्या होते हैं। अब आपको अगला जो कॉन्सेप्ट टॉपिक चलेगा, है ना, वो चलेगा, है ना, क्या चलेगा, एल्किलेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एनालीन है ना, आपके पास एनालीन है ना, ये एनालीन है।
तो आपको एनालिन का क्या करना है, एल्किलेशन करना है। एल्किलेशन का मतलब होता है इसमें आप CH3COCl जोड़िए। तो जैसे आप इसमें CH3COCl को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NH और ये पूरा का पूरा जो COCH3 यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा HCl। इसका नाम क्या है, एन फेनिल एथेनामाइड। क्या नाम है, एन फेनिल एथेनामाइड। तो आप इसकी जगह में आप दूसरे केमिकल्स का भी यूज़ करके बना सकते हैं, है ना। एनालिन लेंगे और उसमें आप मिला देंगे एस्टर क्लोराइड की जगह में एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जैसे आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी मिलाएंगे ना तो आपका बनेगा वही एन फेनिल एथियोनामाइड, एन फेनिल एथियोनामाइड, और आपका निकल जाएगा इसमें एसिटिक एसिड। मतलब इतना ग्रुप जुड़ेगा और बाकी जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता कैसे है ना। ये तो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता दिया। अगर मैं इसी को एलिफेटिक ले लूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3CO, है ना, CH3NH2, ये अमीन लिया मैंने और इसका मैंने उससे करा दिया जिससे करा रहा हूँ CH3COCl से। किससे करा दिया, जो पहले था ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए किया था और ये एलिफेटिक के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो NH2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ से मैंने HCl निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3NH2COCH3, है ना। तो उसका नाम क्या होगा, नाम उसका होगा एन मेथिल। एन देखो एन पे मेथिल जुड़ा है, एन मेथिल कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो एन मेथिल एथेनामाइड, एन मेथिल एथेनामाइड, एथियोनामाइड या एन मेथिल, है ना, एथियोनामाइड। अगर आप यहाँ पर और भी कुछ लेके बना सकते हैं, एन एथिल एथियोनामाइड, है ना, मतलब एन एथिल, एन मेथिल, एन फेनिल एथेनामाइड आप आराम से इससे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो काम आपका COCH3COCl का है वही काम आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का भी हो सकता है। बस अंतर यह है कि जब आप एस्टर क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा HCl, और जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो आपका यहाँ का निकलेगा एसिटिक एसिड के रूप में। ये हो गया। कार्बिलेमीन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है कि कार्बिलेमीन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि आप एमीन लेंगे, उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और 3 टाइम्स KOH मिलाएंगे और उसको जो बैलेंस करेंगे तो आइसोसाइनाइड को बचा के रखिएगा, बाकी 3 टाइम पोटेशियम क्लोराइड और 3 बार आपका H2O बाहर निकल जाएगा। अभी मैं इसके बाद का जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ NCERT से, कि वो है आपका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करना। किसका, नाइट्रस एसिड से। एमीन्स का किससे करना, नाइट्रस एसिड से। तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कैसे किया जाएगा, आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एमीन है ना। मैं आपको ये बता दूं कि ये R का मतलब क्या हो सकता है, ये R का मतलब यहाँ पर एरिमेटिक भी, एलिफेटिक भी हो सकता है और इस R का मतलब यहाँ एरोमेटिक भी हो सकता है। और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डाई एजोटाइजेशन भी एमीन्स में करके आपने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया था और डाई एजोटाइजेशन ओनली एरोमेटिक कंपाउंड में ही होगा, एलिफेटिक में नहीं होगा। तो नाइट्रस एसिड इसलिए ज़रूरी है, अभी आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये मिलाया और मैंने इसका रिएक्शन किससे करा दिया, नाइट्रस एसिड से। तो जैसे मैं यहाँ पर नाइट्रस एसिड मिला रहा हूँ HNO2, तो आप देखेंगे यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ से अमोनिया निकल रही है और आपका बन क्या रहा है, नाइट्रो एल्केन फॉर्म हो रहा है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। और जब भी आपको अमोनिया निकलते दिखाई दे तो ऑब्वियसली आप उसको हमेशा वाटर ऐड करेंगे। तो जब वाटर इसमें ऐड करेंगे तो R के साथ यहाँ OH माइनस और इसके साथ H, तो हमारा आंसर आएगा ROH और यहाँ निकल जाएगा HNO2। तो कैंसर कंफर्म क्या होगा, इसमें अल्कोहल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल। अगर R की जगह में आप मेथिल ग्रुप लेते तो मेथनॉल, एथिल ग्रुप लेते तो एथनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जब से याद करिएगा। एमीन्स का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से। ये किसके लिए बताया मैंने, ये मैंने बताया एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक का मतलब जिसमें कि बेंजीन का रिंग जो है आपका नहीं था। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ C6H5NH2, मतलब इस R की जगह में ये वाला ग्रुप नहीं होगा, अब क्या होगा, ये वाला ग्रुप होगा मान लीजिए।
और उसका मान लीजिए HNO2 से करना है। किससे करना है? HNO2 से। किससे करना है? C6H5, यहाँ पर लिखा है NH2 और यहाँ पर लिख दिया है HNO2। तो आप याद रखिएगा कि इसको जब भी आपका होगा तो इसमें आपका 101% आपका क्या बनेगा? N2Cl बनेगा और NaCl निकलेगा और 2H2 निकलेगा। बोलोगे सर कैसे ही ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये डाई, मैं समझ गया कि ये डाईएजोटाइजेशन है। क्या है? डाईएजोटाइजेशन। अब मुझे पता कैसे चला कि ये डाईएजोटाइजेशन है? मुझे पता इसलिए चला यहाँ पर ये डाईएजोटाइजेशन है क्योंकि मैं ये जानता हूँ एरोमेटिक ये एमीन है, पहली बात। और दूसरा मुझे पता है कि ये NaNO2 और HCl में मिलाता था। याद रखिएगा बहुत ध्यान से इसको। जब NaNO2 और HCl मिलाते हैं तो क्या बचता है? देखिए HNO2 बच रहा है, HNO2 और निकल क्या रहा है? NaCl। ठीक है, तो ये HNO2 इस केस के लिए। और अगर यही HNO2 इसी डाईट्रेशन में एरोमेटिक में आ जाए तो हमेशा 0 से 5 डिग्री पे हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन को आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे कन्वर्जन आने वाले हैं। एरोमेटिक एमीन के साथ HNO2 का रिएक्शन अलग है और एलिफेटिक एमीन्स के साथ HNO2 का रिएक्शन अलग है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब आपको एमीन्स का रिएक्शन किससे करेंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आपके पास मान लीजिए एमीन है और आप किससे कर रहे हैं? ये फार्मूला है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये वाला। इसको अपन हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्राइमरी एमीन का जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग से होगा तो मैंने आपको बताया था कि आप लिखने का तरीका ऐसे बना सकते हैं। तो आपका प्राइमरी एमीन के साथ क्या होगा? R बनेगा, यहाँ NH रहेगा, यहाँ S डबल बॉन्ड हो C6H5, है ना। नाम क्या होगा? N एल्किल, ये देखिए N के साथ एल्किल, फिर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकेंडरी एमीन ले लूँ, R ये सेकेंडरी, प्राइमरी था, R एक बार था, ये सेकेंडरी है, और उसका उसी प्रकार किससे करा दिया जाए? हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो आप देखेंगे यहाँ से भी आपका क्या निकल रहा है? HCl। तो बचा क्या? RR N S N, ये सही बात है। नाम क्या हो जाएगा इसका? NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। मतलब बेंजीन सल्फोनामाइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक बार N के साथ, एक बार 2 बार N के साथ। टर्सी के साथ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो जो है उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है। टर्सी में हाइड्रोजन होगा नहीं तो HCl निकलेगा नहीं, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो यह इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, क्योंकि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का जो डिफरेंस करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में जो अंतर करेंगे, उसमें कार्बिल एमीन, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया और हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना, एस्टल क्लोराइड जो बताया था अभी मैंने, एस्टल क्लोराइड से क्रिया प्राय एमीन का, तो वो सब आपका इस टेस्ट में करेंगे। मैं उसको अलग से बना के बता दूंगा अगली वीडियोस में, है ना, कि आप कैसे करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन्स। तो ये जो एमीन्स हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो खासम खास होता है। कैसे होता है आप ध्यान दीजिएगा। जब आपका ये आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें आपका करना क्या है? इसमें आपको करना है पहला हेलोजिनेशन, दूसरा करना है नाइट्रिक एसिड मिला करके नाइट्रेशन, तीसरा करना है सल्फ्यूरिक एसिड मिला के सल्फोनेशन, और चौथा करना है एसिटल क्लोराइड मिला के एसिलेशन। ठीक है,
तो X2 में आपका कोर्स में है ब्रोमिनेशन है ना। तो आपको इस कोर्स में क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमिनीकरण, फिर पढ़ना है नाइट्रीकरण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड में करना है सल्फोनेशन या इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण। और लास्ट में CH3COCl अगर ऐड किया गया तो इसको बोलेंगे एसिलेशन या एसिटिलीकरण हिंदी में। अब इन सभी केमिकल्स को जब हम एनालिन्स में ऐड करेंगे तो एक कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसमें भी कुछ मेजर होंगे, कुछ माइनर होंगे, मतलब कुछ की अमाउंट ज़्यादा बनेगी और किसी की अमाउंट क्या बनेगी, कम बनेगी। इसको अपन बारीकी से ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम हेलोजिनेशन करेंगे तो हमारे कोर्स में चूंकि ब्रोमिनेशन है तो आप एनालिन को लेंगे, है ना, ये एनालिन है, आप इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। तो जब इसमें आप Br2 ऐड करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, तो ब्रोमिनेशन करने के बाद यहाँ पर तो NH2 रहेगा, एक बार यहाँ पर Br बनेगा और एक बार जो Br जुड़ेगा वो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा, मतलब नीचे जुड़ेगा, है ना। एक बार आर्थो 2 ब्रोमो एनालिन, एक बार बनेगा 4 ब्रोमो एनालिन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है 6। एक बार 2 ब्रोमो एनालिन, एक बार बनेगा 4 ब्रोमो एनालिन। लेकिन कभी कभी सिचुएशन बदल जाती है जब ब्रोमिनेशन हम करते हैं, और ब्रोमिनेशन जब हम ऐसे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रोमिनेशन में जब अपन ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन आएगा कि ब्रोमिनेशन जब करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित हो, क्या हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित हो और हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन के बाद यहाँ पर आपका एनालिन तो रहेगा और आप इसमें मिलाएंगे 3Br2, मतलब 3Br2 मतलब 3 बार ब्रोमिनेशन करना है तीनों पोजीशन पे। तो यहाँ पर NH2 रहेगा, तो ब्रोमीन एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, मतलब 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनालिन बनेगा। और क्योंकि 3 बार यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है और 3 बार H के साथ पार्टिसिपेशन हुआ है तो 3 HBr वहाँ से बाहर निकल जाएगा। बेंजीन में जैसे ही कोई जुड़ेगा तो वहाँ से एक H कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपका बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनालिन। उसके बाद नाइट्रेशन जब हम करें तो सिंपल सी बात है, नाइट्रेशन में भी आप वही करेंगे, एक बार आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो कंपाउंड मिलता है, जैसे ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन मिला है। तो जब आप एनालिन का नाइट्रेशन करें, क्या करें, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन करें तो आप एनालिन को ध्यान रखें यहाँ पर, है ना। और एनालिन का जब हम नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो ऑब्वियसली बात है, तो एक बार बनेगा आर्थो नाइट्रो एनालिन, क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रो एनालिन, और एक बार मान लो जो बनेगा पैरा नाइट्रो एनालिन, क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनालिन। लेकिन ये ऐसा सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है कि एनालिन का जो हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, एनालिन में नाइट्रो समूह को, है ना, मतलब एनालिन के जो NH2 ग्रुप है उसको पहले सेव करते हैं, उसके बाद उसका नाइट्रेशन करते हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे अपन इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर एनालिन लेंगे, एनालिन लेने के बाद उसका सबसे पहले आप एसिलेशन कीजिए, जिससे कि पहले आपको मैंने बताया था CH3COCl के साथ। तो जैसे आप इसका एसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ CO, यहाँ CH3, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है H के जगह में जुड़ जाएगा और वो H एक निकल के यहाँ से बना लेगा HCl। अब इसका आप क्या करिए, नाइट्रेशन करिए, कर दिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमेशा नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, वाटर बाहर निकलता है, तो यहाँ पर NHCOCH3 है, एक बार यहाँ पर ऐसा बनेगा आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो कंपाउंड, और एक बार नाइट्रो कंपाउंड कहाँ बनेगा, पैरा पोजीशन पे। आर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड एंड पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, या आर्थो नाइट्रो एन फेनिल एथियोनामाइड या पैरा नाइट्रो एन फेनिल एथियोनामाइड, ये हमारा दोनों का मिक्सचर बना है। अब इसमें जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं तो आप ध्यान देंगे, वाटर ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर H+ आएगा और CO के साथ OH, सिमिलरली यहाँ पर भी H+ और CO के साथ OH-। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जहाँ पर COCH3 हट जाएगा, वो यहाँ पर आपका नाइट्रो आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका NH2 रहेगा और यहाँ पर आपका नाइट्रो। तो आप देखेंगे कि एक बार बना, दोनों बना, आर्थो नाइट्रो एनालिन और पैरा नाइट्रो, इससे पहले भी मैंने बनाया था,
तो लेकिन सही जो तरीका है वो नीचे वाला है, क्योंकि एनालिन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं और नाइट्रेशन पहले उसका एसिलेशन करते हैं ताकि उस एमीन समूह को हम नाइट्रो समूह के माध्यम से सुरक्षित रख सकें, इसलिए हम उसका CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये हो गया। अब आता ये है कि ये जो एनालिन हो गया है ना, आर्थोनाइट्रो एनालिन और पैरानाइट्रो एनालिन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पैरा बनता है ना। आर्थो की मात्रा बहुत कम होती है, मेटा की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। मतलब अगर बोला जाए आर्थो नाइट्रो एनालिन, पैरा नाइट्रो एनालिन और मेटा नाइट्रो एनालिन में ज़्यादा कौन बनेगा, तो आर्थो नाइट्रो एनालिन 55, आर्थो नाइट्रो एनालिन बनेगा 51%, आर्थो है ना, आर्थो कितना बनेगा 51, मेटा जो बनेगा वो बनेगा 47% और 2% जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी पैरा, सबसे कम क्या बनेगा ऑर्थो, सबसे कम क्या बनेगा ऑर्थो, 2% क्या बनेगा ऑर्थो बनेगा। मतलब ऑर्थो की जो परसेंट है सबसे कम रहेगी इस कंडीशंस में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, एसिलेशन तो भी हो गया और साथ साथ नाइट्रेशन भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सल्फोनेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन, तो एनालिन का सल्फोनेशन जब हम करें तो सल्फोनेशन करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि सल्फोनेशन में हमको सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है और सबसे पहले हमको सल्फेनिलियम आयन फॉर्म करना है। तो हमको मान लीजिए करना है सल्फोनेशन, या इसी को बोलते हैं सल्फोनीकरण। तो जैसे ही हम एनालिन लें, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड अपन ऐड करते हैं तो यहां पर NH2 जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस चार्ज। ये प्लस कहां से आया, H का ही वाला। तो यहां पर क्या बचा, H बचा, यहां पर क्या बचा, SO4 माइनस बचा। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ है। किसका एक्सचेंज हुआ, प्रोटॉन का। यहाँ का एक प्रोटॉन निकल के यहाँ के नेगेटिव चार्ज पर चला गया और वो जो HSO4 बचा वो वहां पर जुड़ गया। अब इसको अगर हम सही से अरेंज करें, है ना, तो ये एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसको हम सल्फिनिलिक, अब देखिए क्या करता हूं मैं, अब यहां पर इसको फिर से आप कीजिए NH2, क्या कीजिए NH2। तो आप ध्यान देंगे NH2 करने के बाद यहां पर मान लीजिए मैं लिखता हूं SO3H, क्या लिख रहा हूं, SO3H। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि अगर इतना मैंने किया तो रिमूव क्या हुआ है, यहां पर एक पोजीशन था, यहां पर 2 पोजीशन है। तो कहने का मतलब यह है कि एक H यहां से कम हुआ है, एक H यहां से कम हुआ है और एक O यहां से कम हुआ है। तो मतलब निकला क्या है, H2O, क्योंकि एक पोजीशन है, 2 पोजीशन है, एक पोजीशन अगर ऐड हो रहा है तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो ये बन गया हमारा सल्फानिलिक एसिड। क्या बन गया, सल्फोनिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, सल्फोनिलिक एसिड। अब इसी सल्फोनियर से हमको ज्यूटर आयन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, ज्यूटर आयन। आपको पता ही होगा ज्यूटर आयन कैसे फॉर्म करते हैं, इसके लिए प्रोटॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जहाँ NH2 है वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, NH3 हो जाएगा और यहाँ पर SO3 है H के साथ, तो अभी SO3 पे क्या हो जाएगा, माइनस आया। मतलब ये जो फॉर्म हुआ ये क्या बना दिया, ये बनाया ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। क्या बना, ज्यूटर आयन बन गया। तो ये हो गया हमारा सल्फोनेशन कंप्लीट, है ना। तो ये हमारे पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट थे वो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थे। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, तो ये जो हैलोनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोलेशन, एसिलेशन, ये जो मैंने बताया ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। अब अभी इसके बाद जो हमारी जो मेन वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी कि हम कन्वर्जन को कैसे कंप्लीट करें, कन्वर्जन कैसे बनाएं और डिस्टिंग्विश कैसे करें। मतलब अगली जो हमारी जो वीडियो अभी आएगी, अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो 3 टॉपिक को कवर करेगी, है ना। हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या, कन्वर्जन, मतलब परिवर्तन, परिवर्तन, एक केमिकल का दूसरे केमिकल में परिवर्तन। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंस, केमिकल टेस्ट, डिस्टिंग्विश। और तीसरा रहेगा ABCD को फाइंड करना, प्रोडक्ट फाइंड करना एंड
बैलेंस द रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस करना। तो ये हमारी 3 वीडियो रहे। अभी जो वीडियो आएगी इसमें आपको हम बताएंगे कि परिवर्तन कैसे करते हैं, विभेद कैसे करते हैं, और रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। ये हमारी अभी की जो वीडियो आएगी इसमें आपका क्लियर रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे खास बात ये था कि इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट में जब आप इतना पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली आपसे NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे हम किसी को कैसे परिवर्तन करें और विभेद कैसे करें और ABCD को फाइंड कैसे करें नियमों के आधार पर। थैंक यू।